33% का आरक्षण अगर उन्हें संसद में मिलता है या विधानसभा में मिलता है तो लोकतंत्र की जो तस्वीर है, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि उसमें क्या बदलाव आएगा। बहुत बड़ा बदलाव होगा। आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को आगे आने का अवसर जरूर मिलेगा। कैरियर बनाकर नहीं आना चाहता, इस क्षेत्र में अगर बहनें आएंगी, बच्चियाँ आएंगी तो एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा, जो आने वाले कुछ समय में मुझे लगता है कि दिखेगा। क्या महिला के वर्चस्व में या महिला के छत्रछाया में राजनीति उतनी प्रफुल्लित नहीं होगी? क्या मानसिकता रहती होगी? और वो चुनाव नहीं जीत पाती हैं, तो महिलाओं को ऐसी जगहों पर टिकट दे के उसकी खानापूर्ति कर दी जाती है जहां आप नहीं जीत सकते हैं। ये परिस्थितियों को बदलने की शुरुआत है ये। और जो दूसरी पार्टियां हैं, जो दूसरे दल हैं, उनको लगता है कि इसके पीछे भी तो कोई मंशा नहीं है। विपक्षी दल ने भी बहुत चिंता जताई थी कि अधिनियम 2029 में लागू कैसे होगा। प्रधानमंत्री जी उसको लागू करने जा रहे हैं। विपक्षी दल हर बार श्रेय की राजनीति में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारा देश भारत, जिसे हम कहते ही माता हैं, और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में कभी भी विदुषी जो महिलाएं रही हैं उनका वर्चस्व कभी भी कम नहीं हुआ। गार्गी मैत्री की बात करें या फिर मनुस्मृति में जाके श्रद्धा ईड़ा की बात करें, या उसके आगे जब हमारा देश आज़ाद होता है तो वहाँ पर सरोजनी नायडू हों, या आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी हों, या फिर उसके बाद जैसे जैसे सुषमा स्वराज हों, राजमाता सिंधिया हों, इतनी महिलाओं ने अपना वर्चस्व को स्थापित किया और अपने पीछे पूरा का पूरा एक संगठन भी खड़ा हुआ। तो इससे एक बात साफ तौर पर स्थापित हो जाती है कि महिलाएं कभी भी प्रतिभा से कमतर नहीं रही हैं। सवाल ये उठता है कि उन्हें मौके कितने मिले, या उस मौके को हासिल करने के लिए उन्हें संघर्ष कितना पड़ा, कितना ज़्यादा करना पड़ा, ये एक विषय रहा है। लेकिन आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जी हाँ, ये वो अधिनियम है जो महिलाओं को लोकतंत्र में 33% का आरक्षण देगा। और आप यकीन मानिए कि इससे लोकतंत्र की जो तस्वीर है जाहिर तौर पर वो बदलेगी, और यही उम्मीद है। और इसीलिए देखिए, आप 2-3 दिनों से एक खुशी की जो लहर है वो दौड़ी हुई है। और इसी पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सरोज पांडे जी। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जितना भी जिक्र किया, और जब हम आपसे बात करते हैं तो हिंदी इतिहास और ऐसी जो बातें हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से आप करती हैं। तो नारी शक्ति वंदन, ये जो अधिनियम में आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, 33% का आरक्षण अगर उन्हें संसद में मिलता है या विधानसभा में मिलता है तो लोकतंत्र की जो तस्वीर है, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि उसमें क्या बदलाव आएगा, कितनी और मजबूत होगी हमारा जो लोकतंत्र है, कितना मजबूत होगा? मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और इस बदलाव की अपेक्षा हम सब बहुत लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन ये बदलाव होगा ऐसा सुनते थे, हो नहीं पाता था। 4 दशक बीत गए, बहुत सारे राजनीतिक दल रहे, सभी दलों ने कहा, और इसको भारत की संसद में 1996 में प्रस्तुत किया गया। लेकिन 1996 के बाद इसे 1998 में रखा गया, फिर 2008 में भी रखा गया। लेकिन कभी भी ये पारित होने की स्थिति में नहीं आया। या तो सदन में विवाद हो जाता था, या फिर ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी कि वो बिल पारित नहीं हो पाता था। लोगों ने महिलाओं को वोटर के तौर पर ज़रूर देखा, लेकिन उनको नेतृत्वकर्ता के तौर पर नहीं देखा। महिलाएं नेतृत्वकर्ता अगर हों, नीति निर्माता हों, तो सशक्त राष्ट्र की जो हम कल्पना करते हैं उसमें इस आधी आबादी का बड़ा योगदान है। महिलाओं को आज हम मानवीय के तौर पर पहचान दें, और ये काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने उन्हें दासी नहीं बनाया, उन्हें देवी नहीं बनाया, उन्होंने उनको मानवीय के तौर पर पहचान दिया। इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 में लागू हो जाए। वैसे तो
नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पारित हो चुका है, लेकिन इसको लागू करना एक बड़ा बात है। और इसको लागू करने के लिए 2029 में, जैसा कि सभी दलों ने भी कहा था, प्रधानमंत्री जी ने ईमानदार कोशिश की है और ये 2029 में लागू हो जाए, इसलिए संविधान में संशोधन चाहिए था और संविधान में ये संशोधन लाया जा रहा है जो 16, 17 और 18 तारीख को होगा। तो जैसा कि आप अभी कह रहे थे, बहुत बड़ा बदलाव होगा। आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को आगे आने का अवसर जरूर मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि राजनीति बहुत रपटीली है, बहुत कठिन है, बहुत संघर्ष है, तो लोग इसको नहीं देख पाते हैं और उस संघर्ष को जो दिखाई नहीं देता है, राजनीति में ग्लैमर भी बहुत है, तो उस ग्लैमर को लोग ज़रूर देखते हैं लेकिन संघर्ष को नहीं देख पाते हैं। अभी इस बदलाव में मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जो हमारी नई बच्चियां हैं वो इसको एक कैरियर के तौर पर राजनीति में आएंगी। अगर ये नई बच्चियां आएंगी तो एक नया बदलाव दिखाई देगा। तकनीकी क्षेत्र में बच्चियां बहुत आगे हैं, सभी क्षेत्रों में हैं, लेकिन राजनीति को कोई कभी कैरियर नहीं मानता, कैरियर बनाकर नहीं आना चाहता। इस क्षेत्र में अगर बहनें आएंगी, बच्चियां आएंगी तो एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा जो आने वाले कुछ समय में मुझे लगता है कि दिखेगा। इस पहलू पे थोड़ा सा हम आगे और चर्चा करेंगे आपसे, थोड़ा सा जैसे आपकी ही बातों से कि किसी भी अधिनियम का लागू हो जाना, पारित हो जाना और उसको लागू कर देने के बीच ये जो फासला होता है कि कई बार रखा भी जाता है, सहमति नहीं बन पाती, इसके पीछे चूँकि आप एक लंबा राजनीतिक सफ़र आपने तय किया है, बड़े बड़े पदों पर आप रही हैं और कई रिकॉर्ड भी आपने अपने नाम किया है एक साथ रहते हुए, सवाल ये उठता है कि आखिर एक्सेप्टेंस मिलती क्यों नहीं है कि भाई आधी आबादी है, जाहिर सी बात है कि सदन में अगर ये प्रस्ताव लाया गया था और ये पारित हो गया तो पारित होने से लागू करने के बीच में इतना फासला आखिर क्यों हुआ? क्या ये पार्टी की इसको एक तरीके से कमज़ोरी देखें या नहीं चाहते कि महिलाओं को सदन में उतना स्थान मिले, या फिर इसके पीछे ये सोच है कि क्या महिला के वर्चस्व में या महिला के छत्रछाया में राजनीति उतनी प्रफुल्लित नहीं होगी? क्या मानसिकता रहती होगी? क्या लगता है आपको एक महिला होने के नाते? मैं ऐसा मानती हूँ कि महिलाओं को इन्होंने कभी नेतृत्वकर्ता के तौर पर नहीं देखा बाकी दलों ने। मैंने पहले ही कहा कि वो वोटर हैं, हमको उनका वोट मिले इसलिए उनके लिए कोई योजनाएं बना दिया, छोटी छोटी योजनाएं दिया, लेकिन उनको आगे आना है किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दिया। उनको टिकट में आप देखिए, अगर टिकट में देने की बारी आती है तो उनको पीछे स्थान मिलता है और उसका एक बड़ा कारण है कि चुनावी राजनीति बहुत सारे दांव पेच रहते हैं और उन दांव पेचों में महिलाएं कई बार नहीं पार पाती हैं और वो चुनाव नहीं जीत पाती हैं। तो महिलाओं को ऐसी जगहों पर टिकट दे के उसकी खानापूर्ति कर दी जाती है जहां आप नहीं जीत सकते हैं। ये परिस्थितियों को बदलने की शुरुआत है ये, और इसमें आपको महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से आगे आने का अवसर मिलेगा ही मिलेगा। 33% उन्हें आपको देना ही पड़ेगा। तो जब वहाँ पर एक बड़ी संख्या जाएगी तो बड़ी संख्या हर क्षेत्र में आपको, मुझे लगता है कि उनको आगे आने का अवसर मिलेगा। एक जो आपने बात कही कि नेतृत्व क्षमता, यानी कि नेतृत्व वाला जो एक पोस्ट होती है या डिसीजन मेकिंग वाला जो पोस्ट होती है, वहाँ पर एक महिला का होना और वोटर के तौर पर होना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो ये जब आरक्षण होगा 33% का आरक्षण, खास करके हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर लें कि 90 अगर हमारी सीटें हैं, इसमें अगर 1/3 हमारे पास में आता है तो एक बड़ा महिला का जो वर्ग है वो यहाँ पर आएगा। तो आपको लगता है कि महिलाओं के अधिकारों की या महिलाओं ऐसे बड़े फैसले, ऐसी बड़ी योजनाएं भी लागू करने में महिलाओं की सहमति होगी, उससे भी जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो बदलेंगी किसी भी राज्य की? देखिए, परिस्थितियाँ तो बदलना शुरू हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करी तो बहुत से लोगों ने उसे उस नज़रिए से नहीं देखा, लेकिन वो एक घातक परिस्थितियों का निर्माण हो रहा था। देश में कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। बेटियां अगर घर में पैदा हो रही थी तो एक वातावरण ऐसा बन जाता था कि लोग बड़े दुखी होते थे। और कन्या भ्रूण हत्या जिस तेज़ी से बढ़े कि लोग पहले ही अगर बच्ची है गर्भ में ये पता चल जाए तो उसे इस दुनिया में आने ही नहीं दे रहे थे। अनुपात बिगड़ गया। अनुपात बिगड़ने के कारण परिस्थितियाँ बहुत घातक होती। प्रधानमंत्री जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करी, आज बहुत सकारात्मक माहौल है। बेटियों को लोग पढ़ाते भी हैं, आगे बढ़ाते भी हैं, कन्या भ्रूण हत्या में कमी हुई है और अब अनुपात बेहतर हुआ है। अब बेटियां कम नहीं हैं, बराबरी पे हैं, बल्कि कहीं पे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हैं। तो एक ये सकारात्मक बदलाव शुरुआत हुई।
इस बदलाव के साथ साथ जो आरक्षण होगा, इस आरक्षण में जब पंचायती, और आप जैसा कि देख भी रहे होंगे कि पंचायती राज में हमारी जो महिलाएं आई हुई हैं, चुनाव जीत कर आती हैं, तो जब वो काम करती हैं तो लोग ऐसा बहुत बार थोड़ा उपहास की दृष्टि से भी कहते हैं कि प्रॉक्सी प्रतिनिधि हैं, उनके घर परिवार के लोग आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सीखती हैं, घर परिवार से बाहर निकली, काम कैसे करना है, उसकी क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ना है, उनका जो अपना सोच रहता है उस सोच को धीरे धीरे लागू कर पाती हैं। तो थोड़ी तो शुरुआत होगी जिसमें आपको प्रॉक्सी प्रतिनिधि उनके साथ में मिलेंगे, लेकिन बहुतायत उनको जब अवसर मिलेगा तो हर चीज़ में ये बदलाव आपको दिखाई देगा। मोदी जी ऐतिहासिक कदम के लिए जाने जाते हैं सरोज जी, और 3 दिन का ये जो सत्र, विशेष सत्र बुलाकर अगर ये इसको लागू कर दिया जाता है, जाहिर सी बात है आने वाले समय में लोकतंत्र में तस्वीरों में बदलाव होगा ही। इसको किस तरीके से देखते हैं आप कि एक ऐतिहासिक फैसला हो जाएगा, और जो दूसरी पार्टियां हैं, जो दूसरे दल हैं, उनको लगता है कि इसके पीछे भी तो कोई मंशा नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कोई मंशा की बात नहीं है। मंशा यही है कि आधी आबादी सशक्त हो, आगे बढ़े, और इस आधी आबादी को किस प्रकार से नेतृत्वकर्ता हम बनाएं, उनको नीति निर्माता बनाएं, केवल वो लाभार्थी नहीं हो। प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, मैं उनको बहुत साधुवाद देती हूँ और बहुत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। और राजनीति में चुनाव में लड़ना, चुनाव जीतना, ये सब चीज़ें, और उनको टिकट तक पहुँचने में कई महिलाएं आधे रास्ते से वापस हो जाती थीं। उनके में बहुत योग्यताएं होती थीं, और महिलाएं स्वभाव से बहुत संवेदनशील होती हैं, जैसा आप और हम समझ पाते हैं। तो संवेदनशीलता में वो बहुत संघर्ष नहीं कर पाती हैं। उनको लगता है कि नहीं, बहुत हुआ, छोड़ दीजिए, और पलायन कर जाती हैं। जितना वो चल के आई हैं उसके बाद आधे रास्ते पलायन करती हैं। कई बार उनको वो जगह नहीं मिल पाती, वो जगह नहीं मिल पाती है। तो ये आरक्षण उनको अवसर देगा, और ये अवसर उनको प्रधानमंत्री जी ने दिया। देखिए, अधिनियम तो पारित हो गया। अधिनियम पारित होने के बाद में अगर प्रधानमंत्री जी चाहते तो इसको एज इट इज भी छोड़ सकते थे, तो ये 2034 में लागू होता। हाँ, लेकिन जनगणना, इसके रिजल्ट परिसीमन और जनगणना के बाद तो 2034 में होता। 2047 तक विकसित भारत की कल्पना है, और इस विकसित भारत में महिलाओं को भी आगे आना है। विकसित भारत में आधी आबादी का भी उतना ही योगदान हो। प्रधानमंत्री जी ने बहुत दूरदृष्टि से सोचा, उनको ये अवसर दिया। तो 2029 में लागू करेंगे, ये बात जिस समय अधिनियम पारित हो रहा था, सभी दलों ने बहुत चिंता जताई थी। विपक्षी दल ने भी बहुत चिंता जताई थी कि अधिनियम 2029 में लागू कैसे होगा। प्रधानमंत्री जी उसको लागू करने जा रहे हैं, तो उसमें इतनी चिंता, तो पहले से तय था ना कि होना ही है, ये तो तय था। और उसमें संविधान में संशोधन इसीलिए किया। अभी आपकी जनगणना शुरू होगी, परिसीमन होगा, तो यह आगे बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबने चिंता व्यक्त करी, विपक्षी दल ने भी करी, तो हम इसको 2029 में लागू करते हैं, और उसके लिए संविधान में संशोधन लाते हैं। विपक्षी दल हर बार श्रेय की राजनीति में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा। अच्छा, अगर श्रेय की राजनीति चाहिए थी तो आपके पास भी तो मौका था, आप कर सकते थे ना, आपके पास था मौका, बिल्कुल, आप लागू कर सकते थे। बहुत मौका था। उन्होंने जब भी लाया ईमानदार कोशिश नहीं करी। मुझे ऐसा लगता है कि किसी अन्य राजनीतिक दल ने दशकों से ईमानदार कोशिश नहीं करी। प्रधानमंत्री जी ने ईमानदार कोशिश की, इसलिए पारित हुआ, और उन्होंने ईमानदार कोशिश की, इसलिए 2029 में ये लागू होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। अब थोड़ा सा कैरियर के तौर पर हम सोच लें, पहले के समय की जो राजनीति थी उसमें जो महिलाएं आती थीं, उनका आना, और अब 33% आरक्षण हो जाने के बाद कि हाँ, अब ये मेरी सीट है, यहाँ मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, तो ये पार्टियों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा कि वो भी अपनी पार्टी में महिलाएं जो इंटरेस्टेड हैं उनको लाएं, या लंबे समय से जो उनके साथ में जुड़ी हुई महिलाएं थीं उनको वो जगह देंगे। ये चैलेंजेस तो होगा। भारतीय जनता पार्टी पहला ऐसा दल है जिसने संगठन में 33% आरक्षण दिया, और ये बहुत पहले दिया। तो भाजपा ने तो अपने यहाँ महिलाओं की ग्राउंड तैयार की हुई है। हाँ, तैयारी है हमारी, ठीक है, और उन्होंने बराबर अवसर दिया। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में महिला विधायक बहुत हैं। छत्तीसगढ़ के अगर संदर्भ में मैं बात करूँ तो यहाँ पर महिलाओं में एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास है, नेतृत्व करने की क्षमता उनमें है, तो उनको अवसर तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी राजनीतिक दलों की जो बात है कि उनको अवसर देना ही पड़ेगा। अब चुनाव की राजनीति है, चूंकि सामने महिला होगी तो उसको चुनाव लड़ना आसान होगा।
तो मुझे लगता है बाकी राजनीतिक दलों को थोड़ा सोच विचार कर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या उन्हें यही नहीं महिला सोच देना पा रहे थे, पड़ेगा। इस वजह से भी हो सकता है कि इतने समय तक उन्होंने ये कदम नहीं उठा पाया? ये भी एक हो सकता है कि आपकी मंशा ही नहीं कि आप कैसे लेके आएंगे, ठीक आपके बात पास तो है। महिला ही नहीं है इतनी। मंशा ही नहीं थी, तो उन्होंने ऐसे नेतृत्व करता तैयार ही नहीं किए। अच्छा, महिलाओं के किसी बड़े पद पर होने पर यानी कि जैसे कि शीर्ष नेतृत्व की हम बात करते हैं, चाहे इंदिरा गांधी की बात करें, चाहे सुषमा स्वराज जी की बात करें, जब वो विदेश मंत्री रही तो उन्होंने जो फैसले लिए वो आज तक चर्चा में किए जाते हैं, जिसमें संवेदना भी होती हैं और तमाम जो विदेश नीति हैं उनको भी आइडियोलॉजी में शामिल किया जाता है। तो एक महिला नेतृत्व का कितना बड़ा योगदान होता है किसी भी योजना में या किसी भी विभाग में शीर्ष में पहुंचने पर? किस तरीके से देखती हैं उसको आप? देखिए, महिलाओं को तो योग्यता प्रमाणित करनी पड़ती है और हमारी बहनों ने हर जगह पर योग्यता प्रमाणित की है। अवसर की बात थी, अवसर उनको मिला तो उन्होंने योग्यता प्रमाणित करी, चाहे सुषमा जी हों या अन्य नेता हों। सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पर जब उन्हें अवसर मिला, संवेदनशीलता के साथ साथ महिलाएं ईमानदार भी होती हैं। काम करने के लिए उनमें एक जज्बा होता है, कुछ नया करना चाहती हैं। और जब उनके कार्यशैली जो अभी की कार्यशैली होती है उससे थोड़ा लीक से हटकर होती है, तो उसका समाज को बहुत लाभ मिलेगा और मिलता रहा है। पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में महिलाओं को बहुत स्थान दिया। सब महिलाओं को अवसर अगर मिलेगा तो वो कुछ करेंगी, ऐसा अभी तक हमने जो पिछला अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो उसमें मुझे दिखाई देता है। कुछ देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे कि जब पंचायत में 50% आरक्षण हुआ था, उस समय ये हुआ था कि पंचपति, सरपंचपति, इस तरीके की चीज़ें हो गई कि भाई महिला को तो आपने सीट दे दी, महिला को तो जिता दिया, लेकिन महिलाएं अभी भी गांव में अपने घरों में खाना बना रही हैं और उनके जो पति हैं वो जाकर सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस 33% आरक्षण मिलने के बाद जाहिर सी बात है कि बड़े पदों पर महिलाएं जाएंगी, हो सकता है उनको मंत्रियों का भी दर्जा मिले। वहाँ पर ये कितना चैलेंजेस होगा कि प्रतिभा को भी देखना है और आपके पीछे इस तरीके का टैग ना लगे कि भाई आपने चेहरा तो किसी का कर दिया है लेकिन नेतृत्व अभी भी पुरुष का है। तो ये भी एक चैलेंजेस होगा क्या पार्टियों के पास या दलों के पास? शुरुआती दौर की बात होगी तो ज़रूर होगा, थोड़ा तो होगा ही, क्योंकि महिलाएं जब आती हैं तो वो अपने घर परिवार से अलग नहीं होती हैं। पति साथ होते हैं, भाई साथ होता है, थोड़ा तो ये शुरुआत होगी, इसको नहीं नकारा जा सकता है। लेकिन जब वो विधानसभा में बैठेंगे, जब वो भारत की संसद में बैठेंगे, तो वहाँ पर तो घर परिवार के लोग नहीं होंगे। वो संसद में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, तो वो ज़रूर उसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अपनी बातों को कहेंगे। तो ये संभावना प्रॉक्सी प्रतिनिधि का कम होगा, मुझे लगता है कम होगा। मुझे भी लगता है कि बड़े पदों पे जब जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि सदन में या विधानसभा में तो बैठे नहीं सकते। तो वो जो बात उनको कहनी होगी वो अपने विवेक से ही कहेंगे। तो धीरे धीरे ये नेतृत्व तेजी से विकसित होगा। अच्छा, करियर की बात थोड़ा सा हम कर लें कि राजनीति हम पढ़ते ज़रूर हैं, हमने कि राजनीति में हमने एमए किया है, हमें राजनीति की समझ है, लेकिन राजनीति को हम करियर के तौर पर नहीं अपना पाते थे क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन नहीं था। इसको अगर करियर के तौर पर अपनाना चाहेंगे तो जो महिलाएं या जो लड़कियों को छात्र राजनीति या कॉलेज में जो बहुत अच्छी मुखर रही हैं उनके लिए एक मौका होगा, तो पार्टियां क्या ऐसी लड़कियों का भी चयन करेंगी जो बहुत अपनी बातों को बड़े दमदार तरीके से रखती हैं, या सेलेक्ट करना कितना आसान होगा? या इसी में एक सवाल और कि परिवारवाद की भूमिका तो नहीं होगी आगे चलकर इसमें? जो परिवार राजनीति में बहुत लंबे समय से रहा है तो उनके परिवार के लोग राजनीति में होते ही हैं, एक रुचि रहती है, घर परिवार के लोग परिचित होते हैं, तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद से हमेशा दूर रखा, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि नए लोगों को बहुत अवसर मिलेगा। भाजपा की मैं बात करती हूँ, अन्य दलों का मैं नहीं कह सकती, लेकिन थोड़ा बहुत परिवारवाद होगा। प्रधानमंत्री जी ने तो परिवारवाद को कहीं बढ़ावा ही नहीं दिया, उन्होंने हमेशा रोका और उन्होंने कहा कि जन सामान्य से लोगों को आना चाहिए। तो वो महिलाएं जो कि कुछ करना चाहती हैं, कई बार उन्हें लगता है कि मैं यहाँ बैठूंगी तो मैं बदलाव कर सकती हूँ, ऐसी भावना होती है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता, या आरक्षण के माध्यम से उनको अवसर मिलेगा और इस बदलाव का अगर उनको अवसर मिलेगा तो वो कुछ नया करेंगी। वो हर फील्ड में करती हैं, जहाँ वो सर्विस करने जाती हैं, बाकी उसमें जाती हैं, लेकिन कैरियर के तौर पर राजनीति को कभी किसी ने नहीं देखा। बच्चियाँ तो विशेष तौर पर बिल्कुल नहीं देखती हैं, लेकिन अब बढ़ेंगी तो अब देखेंगे वो ये बदलाव आपको अभी से दिखाई देगा। अब माता पिता भी चाहेंगे कि मेरी बच्ची जाए राजनीति में, विधायक बने, सांसद बने, तो
तो कोशिश करेंगे, जो ये पहले कभी नहीं सोचता था कोई। अच्छा, राजनीति में अभी तक ये है कि पहले के जो उम्मीदवार रही हैं या पहले के जो बड़े नेता रही हैं, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान राजनीति है। ऐसे में महिलाओं के सामने कितना संघर्ष या कितनी चुनौतियां होती हैं अपने आप को साबित करने के लिए आरक्षण मिलने के बाद भी? मान लीजिए मुझे इस सीट पर खड़े होना है और मैं खड़ी हो जाती हूँ, जीतती हूँ, तो फिर पुरुष प्रधान समाज और राजनीति का किस तरीके का दबाव होता है जिससे महिलाओं को दो चार होना पड़ता है? महिला के तौर पर आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए, एक बार आरक्षण मिलना चाहिए। मैं महिला आरक्षण में ही महापौर बनी, मुझे एक अवसर मिला और मैं दौड़ गई। अवसर अगर महिला को एक बार मिलेगा तो वो अपने आप को प्रमाणित कर पाएगी, अपनी योग्यता को। इसलिए अवसर की बात है, ये अवसर उसे मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा था बहुत लंबे समय से। और पुरुष प्रधान समाज है तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ हमारी प्रतिद्वंदिता हो, प्रतियोगिता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए हमेशा एकदम प्रतिद्वंदी के तौर पर ही खड़े हों। हम और वो साथ मिलकर भी काम करें। मुझे लगता है कि आरक्षण मिलने के बाद में उनके पास भी एक वो हो जाएगा कि नहीं, अब आपको साथ में लेके चलना है। ठीक बात है, ये अंतर आएगा। ये अंतर आएगा कि आप अगर इनको साथ लेके नहीं चलेंगे तो आप उस पार्टी को फिर बहुमत के तौर पर सामने नहीं ला पाएंगे। ये एक चैलेंज भी दलों के पास में रहेगा। बीजेपी हमेशा से डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है और बीजेपी में महिलाओं की संख्या दूसरे दलों की अपेक्षा हमने ज़्यादा देखी है, चाहे सदन में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे कार्यकर्ता के तौर पर हो। आपको लगता है कि जब आरक्षण हो जाएगा छत्तीसगढ़ में भी, तो जो पहले से ही आपकी कार्यकर्ता सालों से काम कर रही हैं, उनके मन में भी एक इच्छा जागेगी, उनको भी एक अब उम्मीद जागेगी कि अब उन्हें भी मौका मिल सकता है, तो पार्टी का इस तरफ ध्यान देगी ज़रूर? पार्टी हमेशा से ध्यान देती है, पार्टी हमेशा अवसर देती है। बात केवल इच्छा से नहीं होती है। मुझे लगता है कि राजनीति में चुनाव एक अलग भाग है। आप संगठन में काम करें वो भाग अलग है, संगठन में आपको अवसर मिलता है, लेकिन चुनाव की राजनीति अलग राजनीति है जिसमें आपको दांव पेच बाकी सब चीज़ों के साथ रूबरू होना पड़ता है। मतदाता तक पहुंचना कैसे है, वोट कैसे बूथ तक वहां से निकल के वहां पहुंचना चाहिए, चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये सब बहनें उस रणनीति को कई बार नहीं बना पाती हैं। तो अब हम सब बहनों को भी ये सीखना पड़ेगा कि नहीं, हम किस प्रकार से चुनाव जीतें, किस प्रकार से चुनाव के मैदान में जाएं। तो पार्टी तो अवसर देती है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये बदलाव आपको सब जगह देखने मिलेगा। संगठन और जैसा कि आपने बताया कि पार्टी में बहुत ज़्यादा वो रहता है, एक उम्मीदवार का जो चेहरा होता है उस पर पार्टियां बहुत मंथन करती हैं, चिंतन मनन के बाद किसी एक कैंडिडेट को मौका मिलता है। ऐसे में जब आरक्षण मिलने के बाद में जब संख्या बढ़ेगी महिलाओं की, तो उनकी समाज में कैसी पहचान है, वो कितनी पकड़ रखती हैं अपने इलाकों में, किस तरीके का उनका प्रोफाइल है, ये भी एक बड़ा मैटर करेगा उम्मीदवार के चयन में। सरोज जी, देखिए, चुनाव के लिए जब हम प्रत्याशी चयन करते हैं तो मैं चुनाव समिति में बैठी हूँ। हाँ, इसीलिए मैं इस बात को जरूर कहती हूँ कि हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। योग्यता के साथ साथ हमारे पास में 10 योग्य लोग होते हैं। अच्छा। लेकिन हम उसमें से 10 में से एक को ही चुनाव करना है। ये चाह कर भी हम 2 को नहीं दे सकते, हम चाह के भी 3 को नहीं दे सकते हैं, एक को ही देना है। ऐसी परिस्थितियों में हम बहुत सारे समीकरण देखने पड़ते हैं, सभी वर्गों का समावेश हो जाए, सभी को अवसर मिले। तो कभी कोई जाति छूट जाती है, कोई भाग छूट जाता है, कोई क्षेत्र जहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, तो हम ऐसा देखकर फिर सभी लोगों का समावेश करते हैं। उसमें कई बार बहुत जो योग्य होते हैं, जीतने लायक होते हैं, उनको हम अवसर नहीं दे पाते हैं। मतलब उस कमेटी का पैरामीटर ही बहुत अलग होता है, उनका जो अवलोकन करने का तरीका है वो बहुत अलग होता है। तो टिकट नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं है कि हम अयोग्य हैं। टिकट मिलना और चुनाव जीतना एक बात है, टिकट के लिए भी बहुत सारे समीकरण देखने पड़ते हैं। तो बहनों को तो मुझे लगता है कि आपको अवसर मिल रहा है तो उसमें पहले तो चल पड़िए, पहले चल के कम से कम आगे तो बढ़िए, मौका मिलता चलेगा तो फिर होगा तस्वीर। 3 दिन का जो विशेष सत्र है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप कि विशेष सत्र बुलाकर ही इसको लागू करने की ज़रूरत क्यों हुई? ऐसी बहुत सारी कयास भी लग रहे हैं कि इस टाइम को ही क्यों चुना गया है, क्या इसके पीछे आने वाली जो चुनाव हैं उसमें फ़ायदा लेने की कोशिश की जाएगी? मतलब विपक्ष की जो भूमिका होती है वो अपनी भूमिका निभाकर बहुत सारे पॉइंट्स निकाल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष अपना काम कर रहा है, अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहा है।
जो राज्यों के चुनाव चल रहे हैं उस राज्यों के चुनाव से इनका कोई लेना देना नहीं है। उस राज्य के सांसद सदन में उपस्थित होंगे, वो अपनी बात कहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रभाव पड़ेगा। और 3 ही दिन की बात है और इस 3 दिन में ही कोई बहुत बड़ा निर्णय हो जाएगा वहाँ पर राज्यों में, ऐसा नहीं है। ये तो तैयारियाँ कई समय से चल रही हैं, 5 सालों से वो काम करते हैं। तो 2-3 दिन के लिए सांसद आते हैं, अपनी बात कहते हैं, सदन में उपस्थित होते हैं, वोट करते हैं और चले जाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता ये समय क्यों चुना गया। तो प्रधानमंत्री जी को मैं अभिनंदन करती हूँ, उनको साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने 2029 के लिए इस समय को चुना। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि हमको 2029 में नेतृत्वकर्ता के तौर पर अवसर मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश करी, तो इसलिए अभिनंदन करना चाहिए। आप समर्थन भी करते हैं और दबे छुपे मन से श्रेय लेने की कोशिश भी करते हैं, ये दोनों बात नहीं चलेगी। शिकायत है, शिकायत भी करते हैं। वो श्रेय की ही राजनीति है, इसीलिए ये शिकायतें हैं। आखिर में महिलाओं के लिए ये जो अवसर मिलने वाला है, उसके लिए कोई संदेश महिलाओं को देना चाहें जिनके मन में राजनीति में आने की दबी छुपी कहीं भावना रही हो और उन्हें मौका नहीं मिल पाया है, तो वो कितनी मुखर हो सकती हैं, राजनीति को अपने करियर के तौर पर अपना सकती हैं, शीर्ष पदों पर पहुंच सकती हैं। ऐसी जो युवतियां आएंगी या जो लड़कियां आएंगी आने वाले समय में, उनके लिए कुछ कहना चाहें आप? मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये बदलाव का समय है, इस अवसर का लाभ उठाइए, आगे आइए और बहुत आगे बढ़िए। पूरा खुला आसमान आपके लिए है। अगर ये इस खुले आसमान में ऊंची उड़ान आपको ही भरनी है तो शुरुआत करिए, कहीं सोचिए मत, पीछे मत रह जाइए, तेज़ी से चलिए और आगे बढ़िए। तो बहुत अच्छी और लंबी बातचीत हुई आपसे सरोज जी, काफ़ी वक्त आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो 33% आरक्षण होने के साथ साथ लोकतंत्र की तस्वीर बदलने वाली है। महिलाओं को, आधी आबादी को उनका पूरा हक मिलने वाला है कि वो भी लोकतंत्र के मंदिर यानी कि सदन में अपनी बड़ी संख्या के साथ पहुंचेंगी और महत्वपूर्ण योजनाओं की भागीदारी निभाते हुए वो भी अपनी एक पहचान बनाएंगी और अपने आने वाली पीछे जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनके लिए भी वो आदर्श स्थापित करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।